राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। मैं नम्रता अपने चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये क्लास है एमपी के लिए वर्ग 2 में जो सिलेबस बदला है आपकी और कुछ रचनाएं लगी हुई हैं। शिक्षक चयन परीक्षा होता है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ सिलेबस इस बार चेंज हो गया है थोड़ा। तो वहाँ पे कुछ स्पेशल रचनाएं लगा दिया है, ज़्यादा ही रचनाएं लगा दिया है, कुछ नहीं। लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं। आपको बड़ी रचनाएं केवल इकाई 11 में ही है, गबन, आपका बंटी, बाण भट्ट की आत्मकथा। ये जो उपन्यास है यही 3 थोड़े बड़े बड़े हैं, बाकी जो हैं छोटी छोटी कहानियां हैं, निबंध हैं, रिपोर्टाज हैं, रेखा चित्र हैं, गीत हैं, कविताएं हैं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं सब। मुझे लगा कि इनको आप लोग एक बार पढ़ लेंगे। आप सभी के सामने इनको मैं एक बार सुना दूंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रश्न करने में भी तभी अच्छा लगेगा जब आप इसको एक बार पढ़े रहेंगे। हाल ही में आप सुने रहेंगे तो आप बहुत से प्रश्न सही कर लेते हैं अनुमान पे। तो आप ऐसे अगर बिना स्टोरी पढ़े चले जाते हैं पेपर देने केवल प्रश्न 2-4 हल करके, तो वहाँ आप गलती करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन वही आप सारी रचनाएं पढ़े रहेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं तो एक एक दिन में 4-4 5-5 पढ़ा सकती हूँ, इतनी छोटी छोटी रचनाएं हैं। अधिक से अधिक आधा घंटा लगेगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी से इसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि आपकी परीक्षा भी जल्दी ही होने वाली है। तो मेरा ये टारगेट है कि जो रचनाएं लगी हैं उनको कवर किया जाए, जितना हो सके उतना किया जाए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी इतिहास और व्याकरण तो हमारा चल ही रहा है। इतिहास की 125 क्लासें मैंने ली है, हिंदी साहित्य का गद्य विधा भी कंप्लीट कराया है, आदिकाल से नई कविता भी कराया है, तो वो उतना पर्याप्त है उसके लिए। ठीक, भाषा विज्ञान का भी मैंने करा दिया है 600-700 प्रश्न, तो वो भी पर्याप्त है। भाषा विज्ञान भी आपको करा दिया हमने, व्याकरण की भी सुबह क्लास होती है, साहित्य भी चल रहा है। तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, बस स्पेशल रचनाएं हैं, इनको अब पढ़ना है, इनको तैयार करना है। तो वो भी अब मैं शुरू कर रही हूँ, देखती हूँ जितना हो पाएगा और मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा करने का। तो आज हम पढ़ेंगे अपराजिता। ठीक, तो ज़रूरी नहीं कि एकदम क्रम से ही पढ़ेंगे, जैसे जैसे मुझको मिलती जाएंगी रचनाएं। वैसे बहुत सारी मैंने खोज ली है, एक आधी दो नहीं मिली हैं, तो मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, पर इकाई वाइज प्लेलिस्ट नहीं बनाऊंगी। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगी माध्यमिक शिक्षा चयन परीक्षा मध्य प्रदेश वर्ग 2 का, और उसी में जितनी रचनाएं हैं सब उसी में ही रहेंगी, क्योंकि इकाई वाइज बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना एक ही चीज़। तो एक ही में ये सब रचनाएं लगेंगी रहेंगी, जिसको जब मन जितना मन रिवीजन कर ले। बुक नहीं है, नहीं मिल रही है रचना, कोई बात नहीं, बहुत जगह से खोजना पड़ा इसे, बहुत मेहनत के बाद सब रचनाएं जुटी हैं इधर उधर से। कहीं यूपी बोर्ड में है, कहीं एनसीईआरटी में है, कहीं मध्य प्रदेश की किताबों में है, तब जाके इकट्ठा हुई हैं सब। तो आप आराम से इन्हें प्लेलिस्ट से जब मन चाहे रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे अपराजिता। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को शेयर करें। जितने भी लोग मध्य प्रदेश के हैं एग्ज़ाम देने वाले, तो सभी के पास आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हमारा भी मनोबल रहेगा। लोग देखेंगे तो मन करेगा कि चलिए और बनाते हैं, कुछ किया जाए। नहीं तो फिर निगेटिव थॉट आते हैं थोड़ा, ये कोई देख ही नहीं रहा है, क्या मेहनत करे इतना। तो देखेंगे आप लोग तो एक एनर्जी बनी रहती है, हम भी मेहनत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराजिता, ये इकाई 14 में लगी हुई है। शिवानी, इन्हीं की स्टोरी है अपराजिता। तो लेखिका शिवानी है, ध्यान देना है। इसमें थोड़ा सा संकेत दिया है कि इसमें स्टोरी क्या है। तो दिया है कि प्रस्तुत पाठ में एक दिव्यांग लड़की के अदम्य साहस एवं विलक्षण प्रतिभा का वर्णन करते हुए स्पष्ट किया गया है कि व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति से विपरीत परिस्थितियों में भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। तो इसमें एक दिव्यांग लड़की की स्टोरी है, जो और उसकी प्रतिभा का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है तो परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आप कुछ भी हो, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
अपराजिता, अपराजिता का अर्थ ही होता है कि जो कभी पराजित न हो। जो कभी पराजित न हो उसे क्या कहते हैं? अपराजिता। परिस्थिति कोई भी हो एकदम तैयार रहे लड़ने के लिए, डरेंगे नहीं, न पीछे हटेंगे, न हारेंगे। ठीक, तो अपराजिता चलिए हम देखते हैं। बड़ी अच्छी स्टोरी है और मजा भी आएगा पढ़ने में। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देते हैं जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया। तो ये शिवानी कहती है कि कभी कभी हमें अचानक लगता है कि विधाता ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देते हैं जिसे देख हमें अपने जीवन में जो कमियां हैं वो छोटी लगने लगती हैं, कि हमारे पास कम से कम हाथ है, पैर है, हम विकलांग तो नहीं हैं। फिर भी हम में से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। लेकिन फिर भी हम लोग हैं कि कुछ भी समस्या आती है, कुछ पैसे की समस्या आ गई, कभी फेल हो गए, कभी कुछ दुख आ गया, तो तुरंत भगवान को कोसने लगते हैं कि सारा दुख हमारे ही किस्मत में लिख दिया है आपने। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे वह नतमस्तक आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोसती नहीं है। तो अपराजिता कहती हैं कि शिवानी कहती हैं कि हम लोग कोसने लगते हैं थोड़ी सी परेशानियों में भगवान को, लेकिन अभी मैंने एक ऐसी लड़की को देखा जो कि विकलांग है, फिर भी उसके बावजूद भी भगवान को वो नहीं कोस रही है। वो झेल रही है अपनी समस्याओं को और मगन है उसी में, विधाता को नहीं कोस रही है। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा था। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतर के पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल के सामने रख दिया और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। ये वही लड़की है जिसकी बात शिवानी कर रही थी। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई और बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत समय पर उसका यह विचित्र आवागमन देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। जब कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियति के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य एवं साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूं कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े। ये शिवानी कहती हैं, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहां देखा था। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद गया। लौटते समय किसी स्टेशन पे चाय पीने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिरा और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया।
तो ये अपनी बहन के यहाँ गई थी लखनऊ। तो वहाँ कोई युवक था जो आईएएस के एग्ज़ाम देने गया था। तो ट्रेन में, चलती ट्रेन में उसके हाथ के कुल्हड़ सहित चलने का वो प्रयास किया और गिरा और उसकी हाथ क्या हुई, पहिए के नीचे पड़ गया। उसके प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा और अब नूर मंजिल की शरण गई है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। तो ये बता रही हैं कि उसका एक हाथ चला गया एक्सीडेंट में ट्रेन का, तो वो अपनी मानसिक स्थिति खो बैठा, एकदम गोलियां खाने लगा नशे का, उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, इतना वो परेशान हो गया। और इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण, मांसपिंड मात्र, सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पे विषाद की एक रेखा भी नहीं, बुद्धि दीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिपल प्रतिक्षण भरपूर उत्कट जिजीविषा और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। तो ये कहती हैं शिवानी कि उधर मैंने एक युवक को देखा और इधर ये युवती चंद्रा है जिसका नीचे का धड़ ही नहीं काम कर रहा है, पूरा वो एकदम काम करना बंद कर दिया है, फिर भी इसके चेहरे पे विषाद की एक रेखा भी नहीं है। कौन कह रही है? शिवानी। एकदम उत्साह से भरपूर है ये युवती। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, पहले तो इसका नाम ध्यान देना है चंद्रा। पूछ सकता है आपसे प्रश्न कि चंद्रा पात्र का संबंध किस कहानी से है? अपराजिता से। फिर ध्यान देना है कि अपराजिता शिवानी को जो युवक मिला था वो कहाँ पे मिला था? तो वो लखनऊ में मिला था। ये भी पूछ सकता है, जब वो अपनी बहन के यहाँ गई थी तो उन्हें लखनऊ में एक मेधावी युवक मिला था। फिर ये भी प्रश्न बन सकता है कि जो युवक था अपराजिता कहानी में वो किस परीक्षा का एग्जाम देने जा रहा था? तो आईएएस का जा रहा था। तो आप इन सबको नोट भी कर सकते हैं और मैं बता दूंगी तो आपके माइंड में भी थोड़ा ये सब बैठ जाएगा। केवल स्टोरी का आनंद मत लेते रहिए, प्रश्नों पे भी ध्यान दीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। चलिए आगे आइए, आगे देखते हैं। आगे है कि मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर यह बताएंगी कि क्या वहां आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी? मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेज के पूछ सकेंगी कि मुझे वहां की कोई फेलोशिप मिल सकती है? कहती है शिवानी कि यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पे या पैर में मोच आ जाने पे प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पे टूट पड़ा है। और इधर यह लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट में उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास में काम कर रही है। तो ये भी प्रश्न आपको ध्यान देना है कि जो चंद्रा है अपराजिता कहानी में वो कहाँ पे काम कर रही है? तो आईआईटी मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। ठीक, ये प्रश्न बन सकता है कि वो कहाँ कार्यरत थी। फिर दिया है कि जन्म के 18वें महीने में ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया हो, उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखा अपनी थीसिस पे डॉक्टरेट ली होगी। तो जन्म के ये भी ध्यान देना है कि उसको पोलियो से कब ग्रस्त हो गई? तो जन्म के 18वें महीने में ही उसके गर्दन से नीचे का पूरा शरीर चंद्रा का पोलियो से निर्जीव हो गया था। फिर वो कहती है कि चंद्रा, मैडम, मैं चाहती हूं
कि कोई मुझे सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं, मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से एक ऐसी कार का नक्शा बनाकर दिया है जिससे मैं अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। यह देखिए, मैंने अपनी प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसे सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाईं। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुंच तक ऐसी धरी थी कि निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसकी आज की इस पटुता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में वो कहते हैं कि ये कथन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है तो ये आप ध्यान देंगे। कहते हैं कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मानित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में भी कह सकते हैं। देखा जाए तो यह डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ 1976 में, जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिला माइक्रोबायोलॉजी में। दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है, पहले तो डॉक्टर चंद्रा की माँ का नाम क्या था? टी सुब्रमण्यम। और ये कथन ध्यान देना है जो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं कि हमने आज तक 2 व्यक्तियों को सम्मिलित रूप से नोबेल पुरस्कार सुना था, लेकिन पीएचडी के विषय में भी हम कह सकते हैं कि डॉक्टर चंद्रा और उनकी माँ टी सुब्रमण्यम को भी ये पुरस्कार संयुक्त रूप से देना चाहिए, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी माँ ने भी बहुत संघर्ष किया है, क्योंकि वो तो दिव्यांग थी। अगर माँ का उनको सहारा नहीं मिला होता तो वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। और ये ध्यान देना है कि डॉक्टर चंद्रा ने उनको डॉक्टरेट किस सब्जेक्ट में मिला? माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है, तो इनको आप एक रफ पे नोट करते रहेंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, आपको इधर उधर प्रैक्टिस के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। प्रश्न इसी में से आएंगे, जो मैं बता रही हूँ बस आप उसको नोट करिए। एक पेज तो सिर्फ होगा, तो 1 लाइनर के रूप में नोट करते चलिए। अगर आप सीरियस है, नौकरी लेना चाहते हैं, तो जैसे कह रही हूँ वैसे चुपचाप करिए। ठीक, तो आप इसे नोट किया करिए और कहानी तो सुनना ही है। आगे देखिए कि जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। और ये सब बातें सुन के सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया। फिर वे धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, कहीं कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिल हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी, न हाथों में गति थी न पैरों में। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वहीं ले गई।
तो माँ थी और माँ हार कभी नहीं मान सकती है। तो इन्होंने कभी विधाता से नहीं कहा। लोग कहते हैं ना कि अरे आपका बच्चे की ये स्थिति हो गई है तो इससे अच्छा तो इसको मौत ही मिल जाती तो बेहतर रहता, जीवन भर भोगेगा। तो इन्होंने कभी नहीं मांगा, कभी नहीं कहा कि नहीं, बस उसकी जीवन की लंबी उम्र की दुहाई मांगती रही ईश्वर से। फिर एक सर्जन के पास ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, आप देखेंगे अधिकतर उनके पास सब लोगों से कुछ अधिक यूनिक चीज होता है, क्योंकि सारा अन्याय प्रकृति उनके साथ नहीं करेगी ना। उनके साथ कुछ छीनती है तो उनको कुछ देती भी है। तो विलक्षण प्रतिभा था उनके अंदर, चंद्रा के अंदर। कहती है उनकी माँ कि सरस्वती स्वयं ही जैसे आके जिह्वा पे बैठ गई थी। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पे लगभग धरना ही देना पड़ा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि इनको कहाँ पे एडमिशन दिलाई उनकी माँ ने, तो बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल। कहाँ पे? बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उनको एडमिशन दिलाने के लिए उनको धरना देना पड़ा। उनकी मदर ने कहा, मतलब जो स्कूल में मदर होती हैं प्रिंसिपल, तो वो कहा कि नहीं मिसेस सुब्रमण्यम, मदर ने कहा कि हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री को व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। अब इस क्लास से उस क्लास में कौन व्हील चेयर पे उसको लेके दौड़ता फिरेगा। तो माँ ने कहा, चंद्रा की माँ ने, कि आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। कितनी बड़ी बात उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। यहाँ देखिए चित्र भी दिखाया गया है, ये व्हील चेयर पे चंद्रा बैठी है, पीछे उसकी माँ खड़ी है। तो कहा कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी और फिर पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। वे पीरियड दर पीरियड उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया और बंगलोर के प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। तो चंद्रा ने क्या किया था, डिग्री इनकी पूछी जा सकती है। तो एक तो बीएससी किया था और इनको अपने कॉलेज में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो स्वर्ण पदक मिला था। बीएससी किया था और एमएससी किया था। तो एमएससी किस सब्जेक्ट से किया था? प्राणी शास्त्र से किया था। ये भी आपको ध्यान देना है। फिर दिया है आगे कि अपनी निष्ठा, धैर्य एवं साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। तो प्रोफेसर सेठना को भी ध्यान देना है कि चंद्रा ने किसके निर्देशन में शोध कार्य किया, तो प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हील चेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह बख्तर में कसी उस हसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आता है। छत विछत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? चंद्रा कहती हैं शिवानी से। मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पे कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कुढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हो, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण
किया था। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा, प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। तो ये है डॉक्टर चंद्रा, जिसको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे पुरस्कार मिल चुके थे, डॉक्टरेट की उपाधि मिल चुकी थी, कढ़ाई बुनाई पढ़ाई हर चीज में इंटेलिजेंट। फिर कहती है चंद्रा कि मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, पर मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिला। कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि पूछ सकता है कि चंद्रा का इच्छा क्या था जीवन में बनने का, तो उनकी इच्छा थी डॉक्टर बनने की, पर वो बन नहीं सकी। तो डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर कहते हैं कि मुझे यह कहने में रंज मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पे उसकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिसमें वे जीसी बंगलोर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं, वीर जननी का पुरस्कार। चंद्रा की मां को भी पुरस्कार दिया गया था जो चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पे लगा था, उनको वीर जननी का पुरस्कार दिया गया था। बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें, जिनमें मां की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे सुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की दो जगमगाती लेगो, अधरों पर विजय का उल्लास और जूड़े में पुष्पवेणी। मेरे कानों में उस अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे हैं। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। ये शारदा सुब्रमण्यम ने कहा था। पूछ सकता है कि ये कथन किसका है, तो सुब्रमण्यम का है, जो डॉक्टर चंद्रा की मां थी। वो कहती हैं कि ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। तो बड़ी अच्छी और बहुत मोटिवेशनल कहानी थी। और इसमें आपको ध्यान देना है, प्रमुख पात्र एक तो स्वयं लेखिका हैं, एक डॉक्टर चंद्रा हैं जो अपराजिता जिनको कहा गया है, जो कभी हार नहीं मानती हैं जीवन में, एक उनकी माँ है शारदा सुब्रमण्यम, और उनके प्रोफेसर हैं, और एक नाम आया था, हाँ, और इन्होंने प्राणी शास्त्र से एमएससी किया था, बीएससी किया था, डॉक्टरेट की उपाधि इनको मिली थी माइक्रोबायोलॉजी में, ये ध्यान देना है आपको। और आजकल वह मतलब कहाँ जॉब कर रही थी, तो आईआईटी मद्रास में वह काम कर रही हैं, और जन्म के 18वें महीने में गर्दन के नीचे उनका पूरा शरीर पोलियो हो गया था। तो इतनी चीजें आपको केवल ध्यान देना है। और शिवानी को एक युवक कहाँ मिला था, लखनऊ का, जिसका एक हाथ कट जाता है तो वो हार मान लेता है जीवन से, और आईएएस की परीक्षा देने जा रहा था। तो इतने ही फैक्ट आपको केवल ध्यान देने हैं। आप केवल इन फैक्टों को ध्यान दे देंगे तो इससे बाहर क्या पूछेगा, पेपर दे के आइए और इससे बाहर पूछे तो फिर मुझसे कहिएगा। आप तैयार तो कीजिए, इसे ईमानदारी से तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए, विश्वास कीजिए, और इस कहानी से सीखिए। हम लोग थोड़ी सी समस्याओं में कहते हैं पेपर नहीं निकलेगा, डरते हैं मेहनत करने से, ठंडी लग जाती है,
फिर कहते हैं कि हम ही को पूरा घर का खाना बनाना है, हमारी ही किस्मत में ये लिखा है। अरे किस्मत में हमसे भी बुरी बुरी किस्मत लोगों की है और वो कहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। हमारे पास तो ईश्वर का शुक्रिया करिए, 2 हाथ है, 2 पैर हैं। उसके अलावा जीवन में कुछ भी समस्याएं हैं, लड़ लीजिए। 1% भी यदि जीतने का चांस है तो लड़ जाइए और आप जीतेंगे। कोई कहे कि आप फेल हो जाएंगे, आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन 1% यदि उम्मीद है कि नहीं मेरा भी हो सकता है, लड़िए और रिजल्ट बना के दिखाइए। और ईश्वर का शुक्रिया कीजिए कि आपका शरीर आपके साथ है तो आप लड़ जाएंगे। बाकी कोई समस्या हो, पैसे की हो, रुपया की हो, ये सब समस्याएं बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं। अब देख लीजिए, किसी का शरीर ही दिव्यांग हो गया, उससे तो बड़ी अच्छी है ना ये कि हमारे पास सब कुछ है। हम ईश्वर को कोसने लगते हैं कि प्रकृति ने हमको कुछ नहीं दिया है। तो बड़ी अच्छी कहानी लगाया है, कहानियाँ अच्छी अच्छी ही लगाता है सिलेबस में, तभी तो हम बच्चों को टीचर बनेंगे, 10-12 के शिक्षक बनेंगे तो बच्चों को सिखाएंगे ना कि बेटा कभी हार नहीं मानना, और ये कहानी सुनाएंगे उनको। तो आप भी इनसे कुछ सीखे होंगे और मेरे शब्द, मेरी भाषा आपको समझ में आई होगी। नहीं भी आई होगी तो धीरे धीरे मुझे सुनते सुनते आपको समझ में आने लगेगा और मैं भी और बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास करूँगी कि और बेहतर तरीके से और स्पष्ट उच्चारण करके आपको कहानियाँ पढ़ाऊँ, जिससे आपके दिमाग में एक स्टोरी बन जाए और वो हमेशा आपके दिमाग में फिट रहे, गलत ना हो, पेपर में भी आपको स्टोरी तुरंत याद आए। तो 2-2 बार आप स्टोरी को सबको सुनिएगा। आगे देखिए, आगे भी कुछ दिया है, स्टोरी तो हमारी खत्म हुई, शिवानी के बारे में कुछ दिया है जो हमको देखना है। दिया है कि गौरा पंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका हैं। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 को राजकोट, गुजरात में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में हुई थी। कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मानित सही BA ऑनर्स उत्तीर्ण किया। इनकी संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रही। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। इनकी रचनाएं हैं कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान चंपा, कैंजा, यात्रिक इत्यादि। और इनकी मृत्यु 21 मार्च 2003 में हो गई। तो शिवानी का जन्म 1923 में हुआ राजकोट, गुजरात में, और निधन 2003 में हुआ। इनकी रचनाएं ध्यान देना है आपको। ये जिन जिन लेखकों की रचना लग चुकी हैं आपके सिलेबस में, उन लेखकों के बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा और उनकी सारी रचनाएं आपको तैयार करनी होगी। पेपर बिल्कुल आपके फेवर में आएगा, कठिन नहीं आएगा, आप डरिए मत। पेपर अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। आसान आसान प्रश्न रहेंगे, भारी नहीं रहेंगे। अब हाँ, जो पढ़ेगा नहीं उसके लिए तो सब भारी रहेगा, लेकिन पेपर अच्छे लेवल से आएगा तो आप पढ़ के जाइए, डरना नहीं है। शिक्षक बनिए, पढ़ाइए। तो कुछ शब्दार्थ दिया है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये भी पूछ सकता है कि इसका अर्थ क्या होगा, तो देख लेते हैं। दिया है अपराजिता। अपराजिता का मतलब होता है जो हारी न हो, जैसे में डॉक्टर चंद्रा। विलक्षण मतलब होता है अद्भुत। विच्छिन्न, विच्छिन्न मतलब होता है अलग किया हुआ। और अभिशप्त, अभिशप्त मतलब होता है सांप से ग्रस्त। काया, काया मतलब होता है शरीर। नियति, नियति मतलब होता है भाग्य। और आघात, आघात मतलब होता है चोट। देवांगना मतलब देवी या अप्सरा। मेधावी का अर्थ है बुद्धिमान। और नूर मंजिल लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल था, नूर मंजिल। तो ये भी पूछ सकता है नूर मंजिल क्या है, तो नूर मंजिल लखनऊ में स्थित मानसिक रोगियों का अस्पताल था। ये भी आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। फिर दिया है कि उत्फुल्ल, तो उत्फुल्ल का अर्थ होता है प्रसन्न। विषाद दिया है, विषाद का मतलब होता है उदासी। क्या होता है? उदासी। फिर दिया है उत्कट, उत्कट का अर्थ होता है प्रबल। जिजीविषा, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा। और ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है, तो ये एक औषधि अनुसंधान संस्थान होता है। और माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ क्या होता है, ये भी पूछ सकता है। इसी से तो उनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी, डॉक्टर चंद्रा को, माइक्रोबायोलॉजी से। तो इसका अर्थ होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जैविकी।
बायोडाटा मतलब होता है जीवन विवरण और उपलब्धियों का लेखा जोखा। फेलोशिप मतलब होता है शोध छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति। कंठगत मतलब गले में अटका हुआ। पटुता मतलब निपुणता होता है। यातनाप्रद मतलब कष्ट देने वाला। पक्षाघात मतलब होता है लकवा रोग। तो ये शब्दार्थ भी बड़े विशेष है, आपसे पूछ सकता है तो आप ध्यान देंगे। पक्षाघात मतलब लकवा रोग। और सर्वांग मतलब सारा अंग या पूरा भाग। अचल मतलब निष्क्रिय। अभिशाप मतलब बड़ा सांप। ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से संबंधित। उपचार मतलब इलाज। और जिरह बख्तर मतलब लोहे की कड़ियों से बना हुआ कवच। छत विक्षत मतलब बुरी तरह घायल। आभा मंडित मतलब तेज से भरा हुआ। लेदर मतलब चमड़ा। उल्लास का अर्थ उमंग या खुशी। और पोलियो एक बीमारी होता है एक प्रकार का। तो यही था आपका, तो ध्यान देना है शब्द अर्थ को भी। विच्छिन्न मतलब अलग किया हुआ। विलक्षण मतलब अद्भुत। उत्कट मतलब प्रबल। जिजीविषा जीने की इच्छा। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी। तो ये विशेष रूप से ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि इसमें उन्होंने डॉक्टरेट किया था ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोबायोलॉजी का अर्थ सूक्ष्म जीव विज्ञान या सूक्ष्म जैविकी। बहुत लोग तो यही गलती कर देंगे। और ऑर्थोपेडिक मतलब हड्डियों से संबंधित। आभा मंडित तेज से भरा हुआ। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे देंगे तो सही हो जाएगा, शब्दार्थ में कोई दम नहीं है। तो कहानी आप लोगों को कैसी लगी, और कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा। आगे से सुधार होगा और बेहतर प्रदर्शन रहेगा मेरा, जैसे जैसे क्लासें होती जाएंगी और बेहतर आप लोग देखेंगे। अभी तो शुरुआत किया है मैंने सोचा कि अब यूपी के लिए भी करना है, कुछ आप लोगों की भी रचनाएं पढ़ा दी जाए, क्योंकि कहीं भी आप देखेंगे तो रचनाएं पूरी नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो पहले आप एक बार पूरी रचना पढ़ लेंगे तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो मेरे प्रयास है कि पूरी जितनी रचनाएं लगी हैं उसको मैं पूरा पढ़ा दूँ एक बार आपको, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें की बता दूँ, ताकि आप वहाँ से प्रश्न गलत ना करें। तो क्लास को शेयर करिएगा, आप जितना शेयर करेंगे उतना आपको वीडियोस मिलेगा, और नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है। फिर भी जितने लोग देखेंगे उनके लिए तो हमें करना ही है। चलिए मिलते हैं आप सभी से हम अगली क्लास में। प्रयास रहेगा कि 1 या 2 रचना की वीडियो आपको प्रतिदिन मिलता रहे। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।